है एट 4। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रेड जोन में खुशामदीद। मैं हूँ फरीद काकड़। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा से जो इंतखाबात हुए हैं वो तज़ादात की शिकार रही हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर हम पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ तो जब भी इलेक्शन हुए हैं देखने को ये नज़र आया कि जो पार्टी जीती है वो समझती है ये इलेक्शन सबसे शफाफ हुए हैं, जबकि दूसरी पार्टी जो कि हारती है, अमूमन हमारे यहाँ दो जमाती पार्टी इसलिए अब इमरान खान साहब जो है वो भी आ गए मैदान में, वो समझते हैं इलेक्शन में धांधली हुई है। अब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा नवाज शरीफ साहब की राइवलरी के बारे में सबको इल्म है, बल्कि मैं इससे थोड़े से पहले पीछे चले जाता हूँ। हमने जो है वो मुल्क का एक हिस्सा जो है वो खो दिया सिर्फ इस वजह से कि हमारा जो इंतखाबी निज़ाम है इस पर बहुत सारे सवाल जो है वो उठते हैं। आप देखें मतलब के वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब इलेक्शन जीते और जब इलेक्शंस हुए 1970 के, तो एक तरफ भुट्टो साहब और एक तरफ जो है वो बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पे तो एक टसल थी, इंतखाबात के ऊपर जो है वो सवालिया निशान थे। फिर अगर हम ये रिसेंट हिस्ट्री में जाए तो 2014 में इमरान खान साहब का 126 दिन का धरना हुआ और उस धरने का एक ही बयान था कि 35 पंक्चर लगे हैं, इंतखाबात में धांधली हुई है। और अब जो पीडीएम की तहरीक बनी या पिछले साल मौलाना फजल रहमान साहब का जो धरना था उसका भी बुनियादी मकसद एक ही था कि इंतखाबात में धांधली हुई है। तो इस धांधली को कैसे रोका जाए? आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जो है वो बात की कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेकर आएंगे। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को देखें, क्या वो यहाँ पे पाकिस्तान में काबिल अमल दरामद है या नहीं, और शफाफियत इसकी कितनी है, इन इशूज़ पे बात करेंगे। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। लेकिन उससे पहले अगर हम नज़र दौड़ाएं और हम बात करें, अभी यूएसए में इलेक्शन हुए और वहाँ पे भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद धांधली धांधली और इलेक्शन रिगिंग और वोटिंग में जो है वो इश्यूज जो है वो हमें नज़र आती हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये इन इश्यूज का हल क्या है, और पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं ये कितने बेहतर हैं, और अपोजिशन क्या चाहती है, क्या अपोजिशन हुकूमत का साथ देने को तैयार है या नहीं, इन इश्यूज पे बात करने के लिए जी ज्वाइन कर लिया कंवर साहब ने। जी ठीक है, कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। कंवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू रेड जोन। कंवर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है, बताइए जी बताइए। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात की है, ये बताइएगा ये जो फार्मूला है कितना काबिल अमल दरामद है पाकिस्तान जैसे स्टेट में? इसका तो फार्मूला आज दुनिया भर के तमाम सिस्टम को देखकर इलेक्शन कमीशन ने ये तो तकरीबन 15 साल से कोशिश जारी है, और वो ये है कि सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने एशिया के मुल्कों में जाती है। तो इंडिया का सारा सिस्टम जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास मौजूद है। उनकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी रखी हुई है सैंपल के तौर पर। जो इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई है वो इंडिया से बेहतर बनाई है। ये सारा सिस्टम तो हमारे सामने है। लेकिन जनाब सबसे बड़ी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन का रेशो जो है वो 30-35% से 40% से ज्यादा नहीं है। इसमें वोटर्स की आगाही को तरीकेकार, रूरल एरिया के अनपढ़ लोग हैं उनको समझ नहीं आएगी, गलती हो जाएगी, टेम्परिंग तो नहीं होगी, गलतियां पेशवा हो जाएगी, बेकायदगी बेजादगी हो जाएगी। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलती है। इंडिया ने इसको निजाम को अपनाने के लिए तकरीबन 20 साल लगाए इन्होंने।
और 20 साल के बाद पूरा इंडिया में 2004 में नाफिज हुआ। इससे पहले उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ये सारे काम वो करते चले गए। 1984 से लेकर 2004 तक उन्होंने स्टेप बाय स्टेप काम किया। 2004 के बाद पूरे इंडिया में इसको नाफिज कर दिया। तो हमारे यहाँ भी ये बड़ा मुश्किल तरीन मरहला है, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, एक लम्हे में पूरे पाकिस्तान में नाफिज कर। तो अभी तो कानून साजी होने में दिक्कत पेश आनी है, आइन में तरमीम होनी है, 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए। तो ये सारे मसाइल है, लेकिन ये अच्छा सिस्टम है, इनकलाबी फैसला है, हम इसकी तायद करते हैं। हमने कोशिश भी की है, तमाम सियासी जमातें इस सिस्टम पर एग्री हो चुकी हैं। अब चूंकि वो मुखालफत है, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, तो वो इस पे दिक्कत पेश आएगी, स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, वो बाइकाट करेंगे, लाताल्फी करेंगे, तो ये फिर कानून साजी नहीं हो सकेगी। बहरहाल उन्होंने अपना एक अवाम में पेश कर दिया। तो हमने आपकी वसातत से, बाकी टीवी चैनल वसातत से ये कहा, इतना बड़ा अहम इशू था, उसको प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए था कि कौमी असम्बली में इसको पेश करते, और फिर वहाँ अपोजिशन कहते कि भाई हमारी मुखालफत तो चलती रहेगी, हम तो आपस में लड़ते लड़ते रहेंगे, लेकिन ये एक शफाफ इंतखाब के लिए मेरी तजवीज़ है। इसमें अगर आप अपनी कोई तजवीज़ अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो वेलकम, तो फिर इसका एक खुशगवार मैसेज आता। अच्छा कंवर साहब, आपने लिटरेसी की बात की। अगर हम देखें पाकिस्तान में इस वक्त जो लिटरेसी रेट है वो अराउंड 58 to 59% है, तो ये एक बहुत बड़ा गैप है 32% का। इसको कैसे जो है हम फिल करेंगे? और ये जो इश्यूज है हमने देखा कि इस पर बड़ा काम होता है, वोटर आगाही भी होगी है, मेहनत भी करनी है, मॉक फॉरेस्टेशन होने हैं, लोगों को समझाना है, इतना आसान काम तो ये नहीं है। पहली बात तो कि जैसे मैंने गुजारिश की, आइन साजी, कानून साजी बहुत लाजमी है, इसके बगैर इलेक्शन कमीशन ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना जब तक आइन के आर्टिकल 218, 219, 224 में तरमीम नहीं कर लेते। तो ये सारी चीजें तरमीम होने के इलेक्शन को तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने अपना होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है, जो ही वहां से सिग्नल मिलेगा, ये अपने जुज़वी तौर पर जहाँ जहाँ कहेंगे या पूरे पाकिस्तान में ये सिस्टम को नाफिज कर देगा। तो बाकी बज़ाहिर है टीवी के जरिए लोगों को समझाया जाएगा आपने किस तरह है। बड़ा आसान तरीका, लाइन में खड़े बटन दबा दें, आगे पार्टी का निशान दिया जाएगा, जिसको चाहेगा बटन दबा दें, उसको वोट कास्ट हो जाएगा। है तो बड़ा आसान, कोई ऐसा उतना मुश्किल तरीन मरहला नहीं है, और हमारे पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा काबिल है, समझदार है, तो वो कर लेंगे इसको। लेकिन कंवर साहब, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है या ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसके साथ साथ मैनुअल सिस्टम को भी जारी रखना पड़ेगा या प्योरली इसको हम ऑटोमेटिक कर देंगे? मैनुअल इंडिया ने भी रखा हुआ है। आप हैरान होंगे कि कहीं बिजली फेल हो जाए, कोई जनरेटर फेल हो जाए, तो मैनुअल तो इंडिया ने भी रखा हुआ है। मैनुअल तो हमने भी साथ रखना है। अगर कहीं सिस्टम बैठ गया, कोई बात हो गई, ताकि फिर इलेक्शन का प्रोसेस ना रुके, उसके बाद मैनुअल में वोट कास्ट करते हैं, जैसे आम दिया जाता है। लेकिन कंवर साहब, होता यही है पाकिस्तान में, आप मुझे बहुत बेहतर जानते हैं और बखूबी आपको इल्म भी है कि अब आप देखें कि जब ये हुआ आरटीएस बैठ गया, और फिर धांधली के जो इल्जामात है वो तो फिर भी खत्म नहीं होंगे। आप ये तो चलता ही रहेगा। जी जी, तो उनका क्या हाल है? आप जरा इनको जरा आवाम को बताइएगा कि ये जो लोग धांधली कर ओनर होते हैं, इनका क्या हाल है? आपकी कोई तजवीज ही दे दें हुकूमत को कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से तो वो हल नहीं होगा, जो कि इमरान खान साथ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आएगा और सब ठीक हो जाएगा। उससे कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। नहीं, इतना आसान नहीं है। लोगों में पहली बात तो है, आवाम के अंदर हमारे इलेक्ट्रो सिस्टम पर सारा एतमाद खत्म हो चुका है। आप जो अभी देखा ना, अपोजिशन ने अब पीएम साहब का एक अच्छा इनकलाबी फैसला था, कौम के सामने इन्होंने अपने थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस पेश कर दिया, लेकिन उन्होंने फौरन रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी हमें तो आपकी हुकूमत पे एतमाद नहीं है, तो हम नहीं करते। तो लेकिन इसलिए ये जब तक अपोजिशन के साथ ना, बात ये है कि अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप तो बड़ी जरूरी है। मुकदमे नैब में चलते रहे, एफआई में चलते रहे, गिरफ्तारियां होती रहे, कोई लेकिन उसमें हुकूमत का अमल दखल नहीं होना चाहिए कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, जेल भेज देंगे, उनको C क्लास दे देंगे, उनको D क्लास दे देंगे। इससे फिर अपोजिशन जो है वो जातियात पे उतर आई है। जहाँ हुकूमत जातियात पे उतर आई है, तो अपोजिशन भी जातियात पे उतर आई है। आप इसके बरस देखें, जुल्फकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बेपरम इनको इतना तशद्दुद किया, अपोजिशन को इतना मारा, जेलों में उनके साथ बदसलूकी, इंतहाई बदसलूकी की। लेकिन जिस वक्त वो काम पड़ा 1977 के इलेक्शन के फौरन बाद, जब मुज़ाकरात का वक्त आया, तो अपोजिशन ने
कोई आना का मसला नहीं बनाया। वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर उन्होंने मुज़ाकरात शुरू कर दिए। वो बदकिस्मती से 1-1.5 महीना चलता रहा और मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो मुल्क में मार्शल लग गया। लेकिन अपोजिशन चली गई। इसके बाद मलक कासर जैसे आदमी जिसके साथ इंतहाई इंसानियत सो सलूक भुट्टो साहब ने किया था जेल में, वो भी चला गया। इसकी अब यहाँ भी अपोजिशन ठीक है, उनके साथ वो आपस में चल रही है वार। अब अपोजिशन को भी चाहिए कि जितना नेशनल इंटरेस्ट में मसला आ रहा है, कौमी इंतखाबात होने वाले हैं, उसमें अगर कोई तरमीम आ रही है, कोई तजवीज आ रही है, तो उस पर आप आना का मसला ना बनाए, बैठ जाए और आप कोई तजवीज दे दें कि ना इसमें ये इस्लाह कर लें। अच्छा कंवर साहब, अगर हम इलेक्शन सिस्टम को डिवाइड करें, हम अगर इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करें, एक इलेक्शन वाला डे जिस दिन इलेक्शन होगा, जिस दिन वोट कास्ट होंगे, एक इलेक्शन से कबल प्री इलेक्शन, एक वो सिस्टम और एक पोस्ट इलेक्शन, ये मेरे ख्याल से 3 निजाम है। मसला यहाँ पे ये नहीं है कि इलेक्शन वाले दिन जो है वो टप्पे लगते हैं, मसला यहाँ पे ये भी है, आज अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो प्री पोल रैगिंग होती है, यहाँ पे जो हल्के बंदी है वो इस तरह से की जाती है कि फेवर की जाए किसी पार्टी को, यहाँ पे लोगों की जो लोगों को उनकी पार्टियां जो है वो तब्दील करवा दी जाती हैं। क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को और पाकिस्तान की जो असेंबली है, हुकूमत है, उनको मिलकर कोई ऐसे कवानीन भी बनाने चाहिए कि आप पार्टी इलेक्शन के करीब वक्त में नहीं बदल सकते, क्योंकि यहाँ तो पार्टी बदल दी जाती है, उसके बाद फिर आपको मालूम है जो कुछ होता है। ये बात दुरुस्त है। हमने भी सारी अपोजिशन को, जो तमाम सियासी जमातों को जो जिनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी, हमने खत लिखा कि आप हमें बताएं कि इंतखाबात में धांधली या बेकायदगी जो हो रही है, जैसे हम कहते रहते, उसका कोई हल बता दें हमें आप, ताकि उस पर कानून साजी की जा सके। आप हमें हल बताएं कि कैसा सिस्टम होना चाहिए। किसी ने खत का जवाब ही नहीं दिया, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया किसी ने भी। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बाल कोर्ट में, अपोजिशन कोर्ट में डाल दिया है कि भैया मैं ये चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दुनिया भर में नाफिज है। अब साथ साथ मैनुअल भी चलता रहेगा, अगर कोई सिस्टम बैठ गया तो आप अपोजिशन ताउन नहीं कर रही। तो ये तो मामला है, ये तो इसी तरह चलता रहेगा, बैठ कर तसल्ली के साथ करना पड़ेगा। और वरना तो फिर अगर इस तरह सिस्टम नहीं चला तो मुझे तो फिर नजर आ रहा है फिर चाइना सिस्टम ही आएगा, जिसका चाइना में 1 पार्टी 1 मैन शो है। तो इसी तरह करना पड़ेगा फिर, तो और तो कोई हल नहीं है फिर। ठीक है, वैसे कंवर साहब ये आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी अपोजिशन वालों के लिए, वो अभी छुटकारा हासिल करना चाह रहे हैं, आपने 1 पार्टी सिस्टम की बात कर दी। अच्छा ये बताइएगा कि 2023 में जब भी इलेक्शन होंगे, क्या समझते हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म है या इतना कोई टाइम है कि हम उसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो सिस्टम है उसको वहां पे नाफिज करें, या आपके ख्याल में ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और हमें एक दूर अरसे तक चलना पड़ेगा इसके लिए? ये तो जरा गुजारिश है, जब तक इसमें इनकलाबी इस्लाहात का फार्मूला आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेश कर दिया है, इससे बेहतर सिस्टम नहीं है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें धांधली के चांसेस बहुत कम होते हैं, कहीं छोटी मोटी टेम्परिंग हो जाती है, लेकिन आम तौर पर ये शफाफ तरीन इलेक्शन कहलाते हैं जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बायोमेट्रिक का सिस्टम दोनों साथ साथ चलते हैं। पहले अंगूठल के जरिए उसका थंब ऑपरेशन किया जाएगा, इसके बाद उसको अपना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कैप में वहां भेजा जाएगा, उसके कैप के पीछे क्या आप अपना वोट कास्ट कर लें। लेकिन दोनों तरीके से अच्छे तरीके से अपनाने से इंतखाबी हालात ठीक हो सकते हैं, शफाफ इंतखाब हो सकते हैं, गड़बड़ करने के चांसेस नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो और कोई बेहतर तरीका दुनिया में नहीं है, सब तरीके से चल रहा है। आप देखें गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन ठीक हुआ है, आप देखें लोगों के अंदर शऊर है, उन्होंने देख लिया कि जिसकी वफाक में हुकूमत है हमने उनको वोट देना है ताकि हमारे काम हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, यूनिवर्सिटी बन जाए, कॉलेज बन जाए, सड़कें बन जाए। अपोजिशन को वोट देकर तो टाइम ही जाया करना ना 5 साल। तो ये चीज उन्होंने खुद सोच के वोट करा, फिर मैंडेट तकसीम किया। उन्होंने पीटीआई को 10 सीटें दे दी और आजाद को 7 दे दी ताकि बैलेंस रहे। कैसी शानदार उन्होंने अपनी हिकमत अमली के तहत वोट कास्ट किया। और जबकि पंजाब की मुसीबत यह है कि ये एक तरफ झुक जाते हैं, पूरी पार्टियां सफाया और एक जमात को पार्टियां, वो डिक्टेटर बन जाता है, आमिर बन जाता है और पूरे पाकिस्तान में हुकूमत करता है। इसी तरह से ये सुबह खैबर पख्तूनख्वा वो भी मैंडेट देते हैं, इसी तरह आजाद कश्मीर में इलेक्शन वो भी मैंडेट तकसीम कर देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने भी तकसीम कर दिया और जो भी हुकूमत आएगी वो आजाद उम्मीदवारों के सामने एक किस्म का मोहताज होगी, उनकी रहम करम होगी ताकि उनके अंदर आमरीत ना आ सके।
ठीक है कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें अफनानुल्लाह खान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच अफनान भाई आपके वक्त का। अफनान भाई, आज आपको पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी अफनान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा कि आज आपने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात की। आप लोगों का तो मसला ही इलेक्शन है, रिग्ड इलेक्शन है, जो इलेक्शन में धांधली हुई है वही है, तो फिर आपको तो बहुत खुश होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए। तो कैसे देख रहे हैं आज के फैसले को? देखिए, मसला जो है ये बात समझने की है कि मसला खाली ये नहीं है कि आपका इलेक्शन वाला जो दिन है उस दिन जो है आपकी इलेक्शन जो है वो फेयर हो जाए। आप इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगा लें जितनी मर्जी, पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगा लें, और रिजल्ट अगर आपकी मतलब का नहीं है तो आप आरटीएस बिठा के रिजल्ट चेंज कर लें। और ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो है वो पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे कर लें। पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा करके आप जो है वो जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है उसको कमरों में बंद करें, अपने बंदे बंदूकें लेके अंदर चले जाएं, और आप जो मर्जी जिस आप मुझे बताएं ना, जो वहां पे पोलिंग एजेंट बैठा हुआ है, जब एक बंदूकों वाला अंदर घुसेगा तो किसकी चलेगी? बंदूक वाले की चलेगी, या वो जो हमारे पोलिंग एजेंट वहां पे बैठे हुए हैं? या उनको आप थोड़ा सा जरा ऊंची आवाज में बोलेंगे निकलो यहाँ से, वो सारे डर के भाग जाएंगे, वहां पे थोड़ी बैठेगा कोई। तो मसला ये है कि वो लोग जो इस मुल्क में जमहूरियत के दुश्मन है, जिन्होंने अपने बूटों तरह रोंदा है, क्या कहते हैं, जमहूरियत को एक दफा नहीं कई दफा, वो आजकल मशवरे दे रहे हैं जमहूरियत के और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के। तो वो हम तो एतबार ही नहीं करते ना। पहले तो मसला ये है कि आपकी बात पे एतबार ही कोई नहीं है। किसकी बात पे? किसकी बात पे एतबार नहीं है आपको? देखिए, इस वक्त इस मुल्क में एक आमरीत है, और उन वज़ीर आज़म जो है वो बेटे इमरान खान उनका नाम है, आप अमरीत कह रहे हैं। आप वज़ीर आज़म इमरान खान को अमर कह रहे हैं, या आप समझते हैं कि कोई और किसी और की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक मिनिस्ट्री है, वो है क्लाइमेट चेंज की। बाकी ना दाखिला उनके पास है, ना खारजा उनके पास है, ना फाइनेंस उनके पास है। तो फिर वो एक दमी वज़ीर आज़म है जो कि एक सिलेक्टेड इलेक्शन के अंदर जो है वो जीत के आए हैं। मैं उन लोगों को मुखातिब कर रहा हूँ जिन्होंने इलेक्शन रिग किया था, जिन्होंने जो है वो अपने बूटों तले इस मुल्क के वोटों को रोंदा था, जिन्होंने फातिमा जिन्ना का कत्ल किया, फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा। मैं उस जहनियत की और उस जहनियत को सपोर्ट करने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जो इस मुल्क के अंदर जो है वो तबाह बर्बादी आई इलेक्शनों को रिग करने से, बांग्लादेश टूटा, इलेक्शन आपने इलेक्शन का रिजल्ट नहीं मांगा ना, बांग्लादेश आपसे अलहदा हो गया। आपने इलेक्शन रिग किए, उसकी वजह से इमरान खान जैसे लोगों को आपने बिठा दिया, पूरे मुल्क की इकोनॉमी तबाह कर दी। तो ये अब इसके अंदर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। या कहते अच्छा, हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं अफनान भाई, ये डिबेट जो है लंबी हो जाएगी, इस पे बात करते हैं कि वरना आप लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात भी हो, उनके साथ टॉक्स भी हो। जरा ये इलेक्शन और ये जो रिफॉर्म्स इस पे बात कर ले। अगर आप इलेक्शन रिफॉर्म्स कौन करेगा? आखिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वही करेंगी। इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, JUIF है, और जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, प्रोविंशियल पार्टीज जो हैं, इन्होंने बैठ के ही जो है वो कानून साजी करनी है। तो आप लोग कानून साजी क्यों नहीं कर लेते? आप अपोजिशन में बैठे हैं, इलेक्शन 2018 में हुए, 2 साल गुजर गए, 2 साल में आपने कितने बिल जो है वो कौमी असेंबली में पेश किए? मैं PDM की जमातों की बात कर लेता हूँ, तहरीक इंसाफ को 1 मिनट साइड पे कर दें। कितने बिल्स आपने पेश किए इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए? देखिए, हमने FATF के ऊपर इनको जो है सजेशंस दी कि आप ये चीजें निकाल दें। इन्होंने कहा ये NRO मांग रहे हैं। हमने उससे पहले इनको शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल असेंबली में जाके खड़े होकर तकरीर की और कहा कि हम चाहते हैं कि एक चार्टर हो जाए जिसके ऊपर तमाम पावर प्लेयर्स जो है या पावर ब्रोकर्स जो हैं वो उस पर एग्री कर जाएं ताकि मुल्क की इकॉनमी ठीक तरह चलती रहे। उसके ऊपर इन्होंने कहा ये NRO मांग रहे हैं। तो जब एक गैर संजीदा टोला आपने इस मुल्क में मुसल्लत कर दिया तो हम इनसे क्यों बात करें? और बात यह है कि क्या पिछला इलेक्शन जिस कानून के तहत किया गया है, क्या उसमें कानून को फॉलो किया गया? जब आपने बंदूक को कानून बना दिया है तो फिर हम बात भी फिर उनसे ही करेंगे जिनके पास बंदूक है। हमें कोई खुशी नहीं है, लेकिन जो जिसने कब्जा किया उससे बात होगी ना। अच्छा, आज अफनान भाई आप बहुत हाथ में आज आप बहुत जो है वो मानी खेज बातें कर रहे हैं कि आप बंदूक वालों से बात करेंगे। मैं जरा बंदूक मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि PDM की जो जमातें हैं वो कितनी बिल जो हैं वो लेकर आई हैं कौमी असेंबली में या सेनेट में इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कितने इलेक्शन रिफॉर्म्स किए हैं? हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स किए थे, हमने पूरा का पूरा प्रोसेस अपडेट किया था एज पर जो इन्होंने उसके हमसे बैठ के बात की थी हमने। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जब हम बात करते थे कि जी आप FATF पे ये ना करें, मनी बिल के अंदर ये चेंजेस, ये कहते हैं NRO मांग रहे हैं, हर चीज पे ये कहते हैं NRO मांग रहे हैं।
तो भाई फिर अब एनआरओ अगर अब है ना, तो फिर अब जाके अब खुद ही काम करेंगे। अब आवाम इनको ऐसा सिखाएगी सबक कि इनको लग पता जाएगा। ये समझते हैं कि इस मुल्क के लोग जो हैं वो अहमक और बेवकूफ हैं कि इनकी जेबों से ये चीनी और गंदम के सूरत में पैसे निकालते रहेंगे, इस मुल्क के लोगों को लूटते रहेंगे और दूसरों को जिन्होंने खिदमत की उनको चोर बोलेंगे, तो फिर हम आवाम के पास जाएंगे, आवाम ही सब इनको सीधा कर लेंगे जब उन्होंने करना होगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो भी बात होगी वो आवाम के दरमियान में होगी, अब आप ना इलेक्शन रिफॉर्म्स भी साथ देंगे इनका, ना आप बैठ के कोई इशू डिस्कस करेंगे? नहीं, मैं आप मुझे एक बात बताएं कि जब आरटीएस बिठाया गया इस मुल्क का सिस्टम, कानून क्या कहता था कि आरटीएस चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? कानून ये कहता था कि आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कमरों में बंद करना है। जब आपने पिछले कानून फॉलो नहीं किए तो अब अगले वाले कानून हमें बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं कानून कानून। आपने कानून कौन सा फॉलो करना है? ये कानून को फॉलो करना होता है कि आप हमारे 6 बंदे आपने तोड़ लिए, 6 बंदे हमारे तोड़ के आपने पीटीआई में क्या कहते हैं उनको अच्छा जी, आवाज कम आ रही है। चले अफनान भाई को जो है वो लेते हैं जब उनकी सिग्नल्स उनके हैंड से ठीक हो जाएं। लेकिन सवाल ये है कि ये अपोजिशन पार्टीज जब हुकूमत में होती है तब इनका लहजा कुछ और होता है, तब इनकी डिमांड्स कुछ और होती हैं। जब यही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपोजिशन में चली जाती हैं तब इनकी डिमांड्स कुछ और होती हैं। सवाल ये है कि अगर ये जो बार बार कहा जाता है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि जब आप अगर आप सुन रहे हैं आप सब, तो आ गए जी अफनान भाई? ठीक है। अच्छा अफनान भाई आप आ गए हैं जी। ये बताइएगा, आपने बात की कि इलेक्शन से पहले, ये मैंने आपके आने से कबल भी इस पे बात की कि मसला ये नहीं है कि इलेक्शन वाले दिन मसला है, मसला ये है कि प्री इलेक्शन जो है वो इश्यूज हैं और पोस्ट इलेक्शन भी इश्यूज हैं। ये जो प्री इलेक्शन इश्यूज हैं इनमें आपने बात की कि लोगों की जो है वो पार्टियां तब्दील करवा दी जाती हैं। जिन लोगों का आप तस्करा कर रहे हैं ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी से पहले ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। ये जो इलेक्टेबल्स हैं ये हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज बदलते रहते हैं, फिर तो जब ये आपके साथ होते हैं तब आपको अच्छा लगता है, जब ये आज तहरीक इंसाफ के साथ है आज आपको मसला है, तो ये तो फिर आपको मसला नहीं होना चाहिए, आप खुद भी ये करते रहें। देखिए बात ये है कि कोई इलेक्टेबल अगर कोई पार्टी चेंज करना चाहता है हमें इसमें कोई एतराज नहीं है, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है, कोई मसला। लेकिन अगर आप फोन कर करके लोगों को बोले कि तुम चेंज करो वरना या कहते हैं हम तुम्हारे खिलाफ नैब का केस बनाएंगे और तुमने फलाना काम किया हम ये कर देंगे, तो फिर तो ये कुछ डेमोक्रेसी है ही नहीं ना, ये तो फिर आपने शैम डेमोक्रेसी एक बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान को बना दिया है। तो अगर आप ये समझते हैं कि हम जो है इस चीज को एक्सेप्ट कर लें और हम कहें नहीं बड़ा आपने अच्छा काम किया, आपने प्री पोल रिगिंग की और हम जो है वो कानून साजी करेंगे, तो कानून तो इस मुल्क में आप ऑलरेडी कोई नहीं फॉलो करते। किस कानून के तहत टीएलपी को आपने बनाया, किस कानून के तहत आज आपके गले पड़ गई ना वो टीएलपी वाला मामला, किस कानून के तहत आप उसको फैजाबाद में धरने में लाके आपने बिठाया और किस कानून के तहत आपने वो मुआहदे किए? जब आप कानून फॉलो ही नहीं करते कोई, तो फिर कानून करने का, कानून आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए और हमारा वक्त जाया करने के लिए कानून और इलेक्शनों में वो करना, तो देखें अब एक बात वादे हो चुकी है कि पीटीआई की हुकूमत जो है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ फ्रंट पे बिठाया गया है हमें गालियां देने के लिए, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और जब इनके हाथ में कुछ नहीं है तो फिर जिनके हाथ में है उन्हीं से ही बात की जाएगी ना, एक बात। और दूसरी बात ये है कि हम आवाम को सामने लेके जाएंगे जो केस है हमारा, और हम आवाम को बताएंगे कि क्या क्या इस मुल्क में होता रहा, किस तरह आपकी जेबों से पैसे निकाले गए और जहांगीर तरीन की जेब में डाले गए, कैसे आपकी जेब से पैसे निकाल के खुसरो बख्तियार की जेब में डाले गए, कैसे आपकी जेब से पैसे निकाल के पिज्जा वालों की जेबों में डाले गए। हम तो आवाम को बताएंगे ये वाली बात। किसी को अच्छा अगर कोई कानून अफनान भाई जमहूरियत या आप भी बताएं वो भी बताएंगे, लेकिन जिनकी आपने बात की कि हम उनसे बात करेंगे, उन्होंने आपकी एक मुलाकात हुई थी आपकी जब ये जो लीडरान जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान थे और वो जब मिले थे वहां उनसे, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था कि इलेक्शन रिफॉर्म्स आप खुद ही करें, हमें इस ये जो आपका इशू है इसमें ना लेकर आए। तो वो तो आपसे बात ही नहीं करना चाह रहे इस इशू पे, क्या ख्याल है? आपके ख्याल में वो इंटरेस्टेड है आपसे बात करने के लिए? देखिए अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर हम आवाम को निकाल के रोड पे लेके आएंगे और फिर जब हम धरने देंगे तो फिर आप खुद ही क्या कहते हैं आ जाएंगे जमीन के ऊपर, अगर आप हवा में ज़्यादा उड़ रहे हैं। एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये हुकूमत जो है इसको क्यों सपोर्ट की जा रही है किसी एक इदारे की तरफ से? आइन और कानून की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप इस बात को खत्म करें कि इस हुकूमत को क्यों सपोर्ट कोई भी करे। भाई जो जितना जिसका वजन है उतने हिसाब से वो क्या कहते हैं करे जो भी वो काम कर रहा है। इस तरह का काम करना कि लोगों को कॉलें करके लोगों को तोड़ना,
लोगों को क्या कहते हैं धमकियां देना, लोगों के खिलाफ नैब को इस्तेमाल करना, ये गैर जमहूरी जो है वो मामलात हैं। जजों को क्या कहते हैं उनकी वीडियोस बना के उनके खिलाफ, हमारे खिलाफ फैसले लेके आना, ये गैर जमहूरी काम है। तो अगर हम उसके ऊपर जो है वो अब ये कहें कि जी कानून कानून और इलेक्शन रिफॉर्म और हम उसके इनकी उसमें आ जाएं, वो तो हम नहीं आते क्योंकि हमें इन पर कोई एतबार ही नहीं है। तो अब जो है वो बात जो है वो और देखेंगे कि बात भी करनी है। आप ठीक कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि बात जो है वो क्या करनी है, और हम अपना जो पूरा मामला है वो आवाम के सामने लेके जाएंगे। अच्छा, आवाम के सामने तो आप आवाज़ लेकर गए और उसका टेस्ट केस गिलगित बल्तिस्तान था, और वहां जो कुछ हुआ आपके सामने, आप वहां पे फिर आप ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। तो ये मैं यही कहता हूँ ना, आप इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, धांधली का रोना ये खत्म करें। नहीं, मैं तो ये आपको पहले वाली बात कही है ना कि देखें, जो पिछला इलेक्शन कानून के तहत हुआ था, या ये वाला इलेक्शन कौन सा कानून ये कहता है कि आप लोगों को छोड़ें? सर जब आप जीते हैं आप कहते हैं कानून के तहत हुआ है, जब तहरीक इंसाफ जीती है वो समझती है कि वो कानून के तहत हुआ है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तब वो समझते थे कि कानून के तहत हुआ है। आम आदमी को तो ये समझ नहीं आया कि भाई कहाँ खिलाफ वर्जियां हुई हैं। मसला तो ये है कि जब आप जीते तब आपने कहा कि बिल्कुल साफ शफाफ इंतखाबात हुए हैं। इमरान खान ने 126 दिन का धरना यहाँ डी चौक पे बिठा के वो 126 दिन कहता रहा कि 35 पंक्चर। आज आप वही सब कुछ कर रहे हैं। ये कोई तारीख में फर्स्ट टाइम तो नहीं हो रहा। आए जरा तारीख पढ़ते हैं, 47 से लेकर आज तक ये सब कुछ हो रहा है। कभी कोई इंतखाब जिसको पॉलिटिकल पार्टीज ने मान लिया हो कि बड़ी बहुत अच्छा इंतखाब हुआ है, हम सारे खुश हैं, जीत गया तो मुबारकबाद। आप देखें बाहर दुनिया में किस तरह के इंतखाबात होते हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज जब जीती है तब वाह वाह, हारती हैं तो फिर धांधली। देखिए, आप मुझे बताएं क्या CIA का चीफ जो है वो इलेक्शनियरिंग करता है अमेरिका में? या वहां का जो क्या कहते हैं जो दिफा के इदारे हैं वो फलाने को ले आओ, फलाने को निकाल दो, फलाने को तोड़ लो, ये कर रहे होते हैं। तो फिर जब आप ये वाले काम पाकिस्तान में करेंगे तो फिर आप हमसे ये उम्मीद तो ना लगाए ना कि हम सर वो तो करते हैं, आप लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं, आप लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ पे आप GT रोड पे धरना लेकर जाते हैं, वहां पे अपना वजीर आजम जो है वो दिखाने के लिए लेके जाते हैं क्या आपको ये पसंद है या नहीं। ये तो आप भी करते रहे, ये मतलब कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ ना इस मुल्क में। देखिए, हमने कहा था कि बांग्लादेश का जो रिजल्ट है उसको इलेक्शन का जो ये अपना शेख मुजीब वाला वो ना मानो, हमने कहा था। भुट्टो साहब ने नहीं माना था। भुट्टो साहब कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। भुट्टो के हाथ में कुछ नहीं था। भुट्टो कंट्रोल किसके हाथ में था? सदर कौन था? वजीर आजम कौन था? चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? तो आप मामले को इतना सीधा ना करें ना। क्या फातिमा जिन्ना को हमने कहा था फातिमा जिन्ना को गद्दार डिक्लेयर करो, या हमने कहा था कि भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दो, या हमने कहा था ये कहते हैं कि इलेक्शनियरिंग करा करो, अपने मुल्क के इलेक्शन जो है वो उनको चोरी करो? हमने तो नहीं कहा ना। ये कहते आप कहते रहे अफनान भाई, नवाज शरीफ साहब स्टेज पे कहते रहे कि ये गद्दार की बेटी, ये तो नवाज शरीफ साहब कहते रहे। मैंने तो नहीं कहा ना, आपने कहा नवाज शरीफ। आप लोग आपके सरबराह, आपके जो पार्टी के हेड हैं, आप लोगों की लता हयात जो वजीर आजम है, जो आपके लीडर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा है हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, हमने अपनी गलतियां तस्लीम की और हमने उससे वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट। ठीक है ना। हम लोग इस तरह नहीं है कि हम 1971 में ही फंसे हुए हैं या 1947 में फंसे हैं कि जी हम बड़ी तोप है तो हमारी बात मानी जाए। बात यह है कि आपने क्या किया, आप अपने मुल्क के इलेक्शन रिग करते हैं, आप अपने मुल्क के लोगों को क्या कहते हैं उनका हक जो है वो नहीं मानते। तो फिर तो मुल्क में जब तबाही आती है, अभी पिछले 2.5 साल में जो तबाह बर्बादी आई है उसकी किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। कि आपने 25 जुलाई को तो भंगे डाले थे कि बड़ा हमने जबरदस्त काम किया, इलेक्शन रिग कर दिया, मुस्लिम लीग नून को हरवा दिया। तो अब जो पिछले 2.5 साल में तबाह बर्बादी है उसकी भी तो जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? या वो भी हमने करवाया। क्या कहते हैं, बात ये है कि आइन कानून कायदा जो तभी माना जाता है जब उसके ऊपर सब आए। ये नहीं हो सकता कि आप जबरदस्ती इलेक्शन जितवा दें, कि एक पॉलिटिकल पार्टी बना दें, TLP बना दें, PTI बना दें, और आप कहेंगे बाकी सारे प्लेयर भी मान लें और फिर कहें कि जी इलेक्शन रिफॉर्म होंगे। इलेक्शन रिफॉर्म जो है वो तो जो मर्जी आप कर ले, उसका कोई फायदा ही नहीं है। ये नेशनल डायलॉग के ऊपर भी आते हैं। आपने ये बात तस्करा किया कि एक मेरे ख्याल से ग्रेटर डायलॉग होने चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। जरा ये सेनेट के ऊपर भी बात कर लें। ये सेनेट के इंतखाबात हैं, आपके साथ जो कुछ हुआ हमारे सामने है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ वहाँ हुए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ अफराद जो हैं उन्होंने आप खुश थे कि शायद संजरानी साहब के खिलाफ हम अदम एतमाद जो है वो लाने में कामयाब होंगे, और फिर आप लोगों के सामने जो कुछ हुआ वो मेरे ख्याल से ये जो सेनेट के इंतखाबात हैं वहाँ पे भी इशूज़ होते हैं। अब इमरान खान साहब चाहते हैं कि खुफिया जो राय शुमारी है उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो इस पर तो सपोर्ट कर दें आप। देखिए, बात ये है कि आपने ये कहा कि हमारे लोग इधर चले गए, हमारे लोग उधर चले गए। बड़ा अच्छा आपने क्या कहते हैं ये पॉइंट रेज किया। और एक ऐसा आदमी जो कि जिसका ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था,
जिसकी ना कोई पॉलिटिकल पार्टी थी, वो जो है वो चेयरमैन सेनेट बन गया। सवाल ये है कि ये किस कानून के तहत हुआ? मुझे ये बताएं कि किसने ये बंदे हमारे तोड़े, किसने खरीदे? सवाल ये बेसिकली है कि कानून कुछ भी हो, कानून कुछ भी हो, अगर शैतान अपने काम करेगा तो शैतान को तो फिर आप उसका क्या इलाज करेंगे? मुझे बताएं कौन से मुल्क में ये होता है, कौन सी दुनिया के, मेरा ख्याल है शायद बर्मा एक रह गया होगा बदकिस्मत मुल्क हमारी तरह, कि जहाँ के अपने मुल्क के इदारे अपने मुल्क की क्या कहते हैं बाकी इदारों की ऐसी तैसी कर रहे होते हैं। ये कोई तरीका है क्या कहते हैं कि जो है वो इस तरह आप लोगों की हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं? हमने हॉर्स ट्रेडिंग के लिए कानून बनाया इस मुल्क के अंदर, हमने जो है वो 58(2)B को खत्म किया, हमें मालूम था कि ये, लेकिन आपने बड़ा अच्छा काम किया है अफनान भाई। अब इंतखाबात होने वाले मार्च में, बात ही खत्म करें भाई, खुफिया राय शुमारी होती है तो खत्म कर दें, साफ साफ जो है वो सबके चेहरे सामने आ जाएगी कि किसने किसकी तब्दीली, किसकी जो है वो किसको प्रेशराइज किया कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी या जो अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो तब्दील करे। आप लोग इस चीज पे तो एटलीस्ट सपोर्ट करें, आपका ही फायदा है। आपके साथ हुआ है वो कितने दूध का जला जो है वो छांच भी जो है वो फूंक फूंक के पीता है, आप तो खुद जले हैं इस चीज के, तो आपको तो सपोर्ट कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं वो तो मेरे भाई कोई और तरीका नहीं, नई वारदात हो जाएगी ना, कोई नई वारदात इसको तो सपोर्ट करें। ये क्यों नहीं किया आप? नहीं, हम तो इमरान खान देखें, हमने इमरान खान से जब भी बात की उसने कहा एनआरओ इनको चाहिए, हमने बात ही नहीं करनी। अच्छा, आप बात ही नहीं करना चाह रहे? नहीं, हम इमरान खान से बात करेंगे ही नहीं किसी सूरत, ना उसके हाथ में कुछ है। वो सिर्फ मेनली क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर अगर कोई काम थोड़ा बहुत हो तो क्या कहते हैं वो कर सकते हैं, बाकी तो उसके हाथ में है ही कुछ नहीं। तो हम उससे अव्वल तो हम उससे क्यों बात करें? और जब हम उससे बात हमने करने की हमारी जो नेक नियति थी तो ये हमें बोलते थे कि एनआरओ चाहिए, तो हम इन सब बात ही नहीं करेंगे। अच्छा। तो अब जहां तक मामला रह गया, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पहले ये जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग है इसकी बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अक्टूबर 2010 में की थी, और उसके ऊपर उन्होंने एक ऐलान भी किया था चार्टर ऑफ पाकिस्तान का। ये चार्टर ऑफ पाकिस्तान जो आज हुआ है ना, इसका जो सबसे पहला ऐलान था वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अक्टूबर 2010 में किया था। और उसके बाद उसका बेसिक जो क्रक्स था वो ये था कि हमें जो मेजर पावर प्लेयर्स है पाकिस्तान के अंदर, उनको किसी एग्रीमेंट के ऊपर आना चाहिए जिसके थ्रू पावर शेयरिंग हो, जिसके थ्रू पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन हो, और उसके बाद जो है हमारे 25 साल का एक इकोनॉमिक एजेंडा है जिसके ऊपर हम एग्री कर जाएं, ताकि हमारी इंटरनल रिफ्ट है और इंटरनल फाइटिंग है उसकी वजह से जो नुकसानात होते हैं मुल्क की इकोनॉमी को वो ना हो। तो ये हमने उस वक्त ये वाली बात की थी, लेकिन जाहिर है उस वक्त जो है इसके ऊपर फिर मुझे मोहम्मद नवाज साहब ने कहा कि आपने इसकी पॉलिसी वर्क करना है, वो फिर मैंने उसके ऊपर काफी काम भी किया, मेरी किताब भी है पाकिस्तान द वे फॉरवर्ड। बेसिकली उसका जो स्टार्ट था वो वही था चार्टर ऑफ पाकिस्तान। तो हम तो बहुत संजीदा है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में आके ऐलान किया कि हम चाहते हैं कि चलो कम से कम इकोनॉमिक एजेंडे के ऊपर हम एक एग्री कर जाए, लेकिन दूसरी तरफ से एक गैर संजीदा और अहमक लोग हैं जिन लोगों को ना पाकिस्तान के बारे में कोई दिल में कोई दर्द है, ना इनको कुछ पता है। ये बस इस चक्कर में कि हमें नहीं पता हमने क्या करना है, लेकिन हम करेंगे जो भी हमने करना है। तो अब बात यह कि अगर तो कोई दूसरी तरफ से कोई अकलमंदी वाली कोई बात हुई या कोई किसी की बात के ऊपर पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होने चाहिए कि आपकी बात पे कोई एतबार भी करे। अभी तो आपकी सिचुएशन ये है कि आपके किसी लफ्ज के ऊपर भी कोई एतबार नहीं कर सकता, तो उसके बाद ही फिर क्या कहते हैं ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग कहीं पे जा सकता है। वरना तो क्या कहते हैं ये मुल्क जो है ये कब तक इस तरह चलता रहेगा कि सियासतदानों को गद्दार बना दो, सियासतदान जो है उनको जेलों में डाल दो, उनके खिलाफ जाली केसेस बना दो, और फिर ये कंवर दिलशाद साहब यहाँ पे अभी आपके पास आए हुए थे, वो इतनी तारीफें कर रहे हैं। वो ये इलेक्शन कमिश्नर, आप सोचें ये इलेक्शन कमिश्नर थे जो ओपनली पीटीआई के सपोर्टर है। नहीं तो वो थे ना, अब नहीं है। अब वो जो है वो एक टेक्नोक्रेट के होते हुए वो समझा रहे हैं कि इसमें क्या फायदे हैं क्या नुकसानात है, उनको पसंद है। अब आपको पसंद नहीं है, आपको वहां भी मसला है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इनसे ये पूछना चाहिए कि भाई आपको इतनी आपकी लाइकिंग थी तो आपने जो रिजल्ट है उसके ऊपर आपको कोई उसका कोई क्या कहते हैं असरअंदाज तो नहीं हुआ? क्या कहते हैं आपकी जो लाइकिंग है इस तरह होना नहीं चाहिए ना। ये कहते हैं आपको एक बंदे को जो आप मुझे मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं ये जो मेरे जो इतनी तकलीफ भी है ना, मैंने NA 247 से इलेक्शन लड़ा, मैंने फर्स्ट हैंड मेरे साथ जो हुआ मैं आपको वो बता देता हूँ। मेरा हिजरत कॉलोनी के हल्के के अंदर एक पोलिंग स्टेशन है गवर्नमेंट स्कूल का, जिसके अंदर मैं गया, आप यकीन करें प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दरवाजा बंद करके अंदर बंद किया हुआ था। एक अफसर था, उसको भी मैंने हैंडल किया, उसने मुझे भी मैंने हैंडल किया, बदतमीजी की मेरे पोलिंग एजेंटों को वहां से निकाल दिया। सही है ना? तो मैं फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ, जब आपने ये कर दिया ना तो फिर आपने कानून खत्म कर दिया। अब आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेके आए, चाहे आप ये लाएं वो लाएं, कोई नहीं मानेगा, ना हम मानेंगे, ना मेरे पोलिंग एजेंटों के फॉर्म 45 पे साइन हुए।
अब आप उसके बाद आप कहें कि नहीं, जब कानून ये कहता था कि मेरे पोलिंग एजेंट जो है फॉर्म 45 पे साइन करेंगे, तो आपने वो साइन करवाए? तो मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, अफनान भाई सपोर्ट करें, यकीन मानिए कि आप जब आप अगले इंतखाबात में जाएंगे, आपको फॉर्म में भी कोई इशू नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी, आपके सामने सब कुछ जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप क्यों चाहते हैं कि दोबारा जो है वही सब कुछ हो और फिर फॉर्म 45 ना मिले आपको? आप करें, इसमें सपोर्ट करें, बात खत्म करें इस चीज की। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को तो ज्यादा आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। उसकी वजह ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अंदर ये कर दें कि वोट डाले, क्या कहते हैं, जो बंदा वोट डालने के लिए गया है उसको आप कह दें कि हमें मिला ही, सही है ना? मतलब उसकी देखिए, बात बुनियादी तौर पे एक समझने की आपको मैं बताऊं, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो भी कोई बुरा नहीं है अगर जो है वो शैतानी ना की जाए। और आप दुनिया का सबसे बेहतरीन निजाम लाएं, अमेरिका से, बरतानिया से इंपोर्ट करके, जहां मर्जी से, और अगर आपने उसके अंदर अपने मुल्क के इदारों ने उसके अंदर जो है वो बूटों को रोंदना है, क्या कहते हैं, वोटों को अपने बूटों तले, तो फिर तो कोई इसका इलाज नहीं है ना, क्या कहते हैं, किसी के पास भी। मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्शन आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाएं, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन बेसिकली थंब इंप्रेशन पे ही होगी ना, कि थंब इंप्रेशन लेंगे और वो वेरीफाई करेंगे कि बंदा उधर का है कि नहीं है। आप जो है वो अपना बंदे से थंब लगवाएं और उसको बाद उसको लात मार के बाहर निकालें और आप ठप्पे मार के खुद ही। ये तो आपको धांधली के तरीका भी आता है अफनान भाई, आपने मेरे प्रोग्राम में कह दिया। अब ये मेरे पास सबूत आ गया कि इससे धांधली कैसे करवाई जाती है। अब आप जीतेंगे तो इमरान खान साहब को ये क्लिप दे देंगे कि इस तरह धांधली होती है, और वो फिर आपको जो है वो स्टेज पे यहाँ पे 126 दिन का धरना फिर बिठा देंगे और कह देंगे कि अफनान साहब ने जो है वो धांधली करवाई है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कमरे में बंद कर दिया है, ठीक है ना, और दूसरों के पोलिंग एजेंटों को निकाल दिया है, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं। हमने तो ये वाले काम नहीं किए ना, हमारे पास तो इतना ना रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास, हम कोई मिलिटेंट पार्टी है। तो जब आपने ये वाले सारे काम करने, आपने तहिया कर लिया कि आपने मुल्क के इलेक्शन रिग करने ही करने हैं, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। मैं ये बता दूं ना, कानून हो सकता है। अच्छा अफनान भाई, बिल्कुल मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, वो ये कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक की जो रफ्तार है वो बढ़ाई जाएगी, मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है। मुख्तसर मुझे ये बताइएगा, इसको फिर नेक्स्ट भी मेरे ख्याल से इस पर डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि ग्रेटर नेशनल डायलॉग होने चाहिए? आप एक तरफ कहते हैं इमरान खान साहब को मानते ही नहीं है, हमने उनसे जो है वो मुज़ाकरात करने हैं, जो जिनको मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए पोलिटिकल पार्टी से। या आप नहीं समझते कि एक जो है वो कंट्राडिक्शन है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के बयानिए में? करना क्या चाहिए और इसका हल क्या है इन तमाम इश्यूज का? देखिए, इन तमाम इश्यूज का ये हल है कि पहले मुल्क में जमहूरियत बहाल की जाए, मुल्क के अंदर जमहूरी इदारे जो हैं उनके ऊपर अवाम का एतबार जो है वो दोबारा से बहाल हो, और वो उसी सूरत होगा कि जिन लोगों ने इन इदारों को तबाह बर्बाद किया है और इनके इख्तियारात के ऊपर कब्जा किया है, उन्हीं से ही बात की जाएगी ना। अब इमरान खान से क्या बात की जाए जिसके हाथ में जो है वो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री के अलावा कोई मिनिस्ट्री नहीं है, उससे क्या हम बात करें, कहते हैं। तो बात ये है कि, और दूसरी बात ये है कि देखें, क्या इलेक्शन, मुझे ये बताएं कि कौन सी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसके अंदर आपने इतनी बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे कर लिए? मुझे आप ये बताएं कि कौन सा आरटीएस का पूरा सिस्टम आपने बिठा दिया हो। ये और किसने आपको कहा भाई? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको ये कहती है कि आप जाके इस तरह करें? अच्छा, ये सिक्योरिटी अगर देनी है, ये तहरीक इंसाफ वाले आपके बारे में भी सब कुछ कहते हैं। मेरे ख्याल से इस गेम को खत्म करें कि किसने किस तरह दांधी करवाई, आगे बढ़े। नहीं, इमरान खान झूठ बोलता है। देखिए, इमरान खान की मैं आपको एक बात बता दूं, इमरान खान जो है वो कभी कभी सच बोलता है, कभी कभी। अच्छा। शायद अगर ये सच बोले ना तो इनके जो गवर्नेंस के मसाइल हैं वो वैसे ही हल हो जाए। इनका पाकिस्तान में इस वक्त मसला ये नहीं है, क्या कहते हैं, कि करप्शन, या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि वज़ीर आज़म साहब सच ही नहीं बोल सकते, उनके ऊपर पाबंदी है, क्या कहते हैं, सच बोलने की। अगर वो हफ्ते में एक दिन भी सच बोल ले ना, जुम्मे का दिन रख ले कि उस दिन सच बोलना, तो इनके आधे मसाइल हल हो जाए। तो हम तो उनकी बात पे किसी के ऊपर एतबार ही नहीं करते और ना ही हम करेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, जिस दिन 2013 के इलेक्शन का रिजल्ट आया उस दिन इमरान खान ने एक्सेप्ट किया, ये इसकी वीडियो मौजूद है। मैं तो कहता हूँ अफनान भाई, एक और बाद इन्होंने कहा 4 हल्के एक और काम, प्रोग्राम का वक्त मुझे प्रोग्राम खत्म करने का कहा जा रहा है, लेकिन मैं एक मशवरा देता जाऊंगा। आप ऐसे करें, अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तकसीम करें। मंडे को आप लोग सच बोल लिया करें, ट्यूसडे को जो है वो पीपल्स पार्टी वाले, और इसी तरह तकसीम करें। इमरान खान साहब भी जो है वो सच बोलेंगे तो मेरे ख्याल से मामला सब जो है वो ठीक हो जाएंगे। इमरान खान साहब तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हफ्ते में एक दिन बोलने, हम तो देखिए ना, हम कोई फरिश्ते नहीं है, हम कभी कभी हमसे भी झूठ बोल लेते हैं।
इमरान खान ठीक है साहब जी। कभी कभी सच बोलते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अफनान भाई आपके वक्त का। नज़र आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।